नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 29 फरवरी के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो एग्जाम गुरुजी के अपडेटेड नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, जो कि नवीन पाठ्यक्रम जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग है। और इसमें चल रहा है ऑफर, जो कि 3 मार्च तक के लिए है। 1295 में आपको कंप्लीट सिलेबस आपके घर पे बिना किसी डिलीवरी चार्ज के पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही में एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टी टेस्ट है। इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, किसमें, ऐप में। लेकिन विशेष सूचना ये है कि जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, प्लीज़ टेस्ट देना प्रारंभ करिए। संख्या लगातार बढ़ रही है टेस्ट ज्वाइन करने वालों की, लेकिन जिस हिसाब से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप टेस्ट दे क्यों नहीं रहे, ये समझ से परे है। क्योंकि बिना टेस्ट दिए कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आपने एग्जाम गुरुजी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, सब बढ़िया है, अपनी जगह वो ठीक है। लेकिन आपका जो मेन काम है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और इनमें बहुत सारे प्रश्नों को हम लगातार चेंज भी कर रहे हैं। और आप सभी को बताते 10 मार्च के बाद, और जैसे ही 16 मार्च को हमारे यहाँ मेंस खत्म होगा, क्योंकि आप सभी को पता है 11 मार्च से 16 मार्च तक मेंस है। मेंस के बाद एग्जाम गुरुजी में लाइव क्लासेस बढ़ेंगी। साथ ही में जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं उनमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसकी सूचना हम आपको देंगे जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग टेस्ट जरूर दीजिए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन शुरुआत आज के विचारों के साथ कि जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सबक के होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का जो स्कूटर है, जब आपको ऐसा लगे कि अभी कुछ दिक्कत है, थोड़ी देर खड़ा करिए मेन स्टैंड में, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए और देखिए कि हमसे गलती क्या हुई, उसमें हमें क्या सीखना चाहिए। उसको सीखने के बाद थोड़ा सा स्कूटर को टेढ़ा करिए, पेट्रोल आ जाएगा उसमें, और फिर स्टार्ट करिए और फिर ज़िंदगी के सफ़र में निकल जाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी गलतियां हो रही हैं, धैर्य रखना चाहिए। जब आपके अंदर धैर्य होता है तो आपको अपनी गलतियां खुद दिखने लगती हैं कि हमसे आखिर मिस्टेक कहाँ हो रही है, कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, किन चीज़ों में मैं पीछे रह जा रहा हूँ। उसके बाद उसको सीखिए और उसको दूर करने में लग जाइए। यही जीवन है, ये पूरी लाइफ काम आता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। इसमें मैं एक दो बातें आपको बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक ही सामान्य प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है, तो उत्तर इसका क्या है, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है। मुख्य बात क्या है इसमें जो हमें याद रखनी है, पहली बात तो ये कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनकी जो नियुक्ति की गई है, माननीय हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की क्या की गई है, लोकपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। और ये लोकपाल के नए अध्यक्ष होंगे, जो कि भारत के दूसरे लोकपाल हैं, क्योंकि इनके पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2022 में हुए थे। और साथ ही में लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। अब हम आगे बात करें, जिसमें मुख्य बात आपको याद रखनी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है पीएससी या तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा नए लोकपाल का नाम, या आपसे घुमा करके ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आपको एक बात तो ये ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट में ये जस्टिस के रूप में रहे हैं। लेकिन आपका हो सकता है इसमें उनका कार्यकाल पूछ ले कि जैसे उनका 2013 से 2016 तक का कार्यकाल इनका रहा है। इसके बाद इन्हें वापस सुप्रीम कोर्ट पे इन्हें भेजा गया और फिर अब ये लोकपाल के रूप में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। समय क्या था, 2013 से लेकर के 2016 तक। तारीख एक बार नहीं पूछेगा, लेकिन आपको 2013 से 2016 ये जरूर ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ नियुक्ति की। तो देखिए, ऐसा है कि जो हमारे जो लोकपाल होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में चंद्रचूड़ जी, ये सभी लोगों की एक कमेटी होती है, चयन समिति होती है। ये लोग निर्धारित करते हैं, इसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है और जिसकी घोषणा राष्ट्रपति के, जिनको नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कमेटी गठित होती है, कमेटी बताती है कि भाई इन्हें लोकपाल बनाना है। बनाने के बाद राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी औपचारिकता पूरी करते हैं। बात करी जाए तो पहले लोकपाल कौन थे, जो पिनाकी चंद्र घोष थे, ये हमारे देश के पहले लोकपाल थे। इनकी जो सेवा होती है 2 वर्ष की होती है। न्यायमूर्ति खानविलकर के अलावा जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में, जिनमें से आपके एक न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इनके अलावा
3 गैर न्यायिक सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। उनमें से एक सुशील चंद्रा है, इनका नाम आप जानते हैं, पंकज कुमार है और अजय तिर्की हैं। तो 3 गैर न्यायिक व्यक्ति होते हैं, 3 न्यायिक सदस्य होते हैं। और अब बात करी जाए सुशील चंद्रा की, तो आप इन्हें जानते हैं, चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ऋतुराज अवस्थी हैं, वर्तमान में विधि आयोग के क्या है अध्यक्ष हैं। अब ये सभी के सभी क्या होंगे, नए सदस्य होंगे। लोकपाल की बात करी जाए तो इसको जो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक है, अन्ना का जो आंदोलन हुआ था वो इसी के लिए हुआ था। तो 17 दिसंबर 2013 को संसद द्वारा पारित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को माननीय राष्ट्रपति की जब सहमति मिली तो 1 जनवरी 2014 को इसको क्या किया गया, अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ और इसके बाद 2016 में इसमें फिर एक संशोधन किया गया। और इसमें क्या है, लोकपाल की जो एक अन्ना का जो पूरा आंदोलन था, आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो किससे था, सार्वजनिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, पहले वो उनके लिए जो पहले से हमारे यहाँ जो संस्थाएं थी वो लोग उसके दायरे में नहीं आते थे, तो उनको दायरे में लाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। भ्रष्टाचार, जो सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जो आरोप होते हैं उनकी जांच करने के लिए इसको लाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, 50% आपके गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक का होता है सदस्यों का कार्यकाल। अब इनमें क्या होता है कि सरकार में जो कुछ पदों में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हो, सांसद के सदस्य हों या ABCD ग्रुप के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी हों, जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं वो हों, किसी बोर्ड के या सोसाइटी के ट्रस्ट के अध्यक्ष हों, सदस्य हों, इन सभी को क्या किया जाता है, इनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 2 है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये हमारे जो डॉक्टर CV रमन हैं उनके याद के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि देखिए 1928 में हमारे जो बात करी जाए विज्ञान दिवस की, तो एक भारतीय वैज्ञानिक हमारे जो चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी 1928 में। 1930 में इसके लिए उनको नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NSD बोलते हैं, ठीक है। और 1986 में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद है, इन्होंने भारत सरकार को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने की क्या की सलाह दी। सरकार ने स्वीकार किया। इसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया, लेकिन 28 फरवरी 1987 को पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वेंकट रमन को जो नोबेल मिला था उनके रमन प्रभाव के लिए मिला था। और थीम आपसे पूछी जाए तो इस वर्ष की थीम जो है थोड़ी सी अलग है, आपको याद होगी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी इस वर्ष की थीम है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन इनके बारे में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। इनको अन्य पुरस्कार, नोबेल के अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। उनमें से आपका एक है मटेउची मेडल, पूजेश मेडल, रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में रहे 1924 में। इसके अलावा भारत रत्न इनको 1954 में दिया गया, लेनिन का शांति पुरस्कार 1957 में दिया गया, नोबेल पुरस्कार इनको 1930 में दिया गया। जन्म इनका तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था 7 नवंबर 1988 को। और इनके जो पिता रहे R चंद्रशेखर अय्यर रहे, मैथमेटिशियन रहे हैं। 1970 से में इनका निधन हुआ था बेंगलुरु में और रमन प्रभाव की इन्होंने खोज करी थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बायोएशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो आयोजित किया गया है ये हैदराबाद में किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो देखिए, तेलंगाना सरकार ने 2003 में इसकी शुरुआत करी थी और यहाँ पर जो वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं या जो विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवर कंपनीज होती हैं, उसके ओनर होते हैं, उनके बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि वो यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक होगा, जो शोधकर्ता होगा, साइंस से जुड़ा हुआ होगा और साइंस के क्षेत्र में कोई काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो जब वैज्ञानिक और कंपनी दोनों आकर के एक जगह खड़े होंगे तो एक दूसरे के दोनों के हित जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पर आकर के अपनी जो बातें होती हैं वो शेयर करते हैं, अपने हितों को बताते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ ठीक है, व्यक्ति हमारे काम का है, या उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इन्हीं सब चीज़ों पे बातें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उनके बॉन्ड साइन होते हैं। मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि एक ये केवल हमारे किसी स्टेट या प्रदेश या देश का मंच नहीं है, ये वैश्विक मंच है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है बायो एशिया।
और बायोटेक उद्योग में कुछ नया करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, तो उसके समाधान के लिए इसको रखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई साइंटिस्ट अच्छा कार्य कर रहा है तो बायोटेक्नोलॉजी जो फार्मा कंपनियां होती हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट होते हैं, वो आते हैं, उन विचारों को देखते हैं, इनके पास अच्छे स्टार्टअप्स हैं, तो उनको क्या करते हैं ये लोग, एक तरह से आप बोलिए कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मंच देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बात करें तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में गगनयान मिशन के लिए कितने भारतीय पायलटों के नाम की घोषणा करी है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा 4 भारतीय पायलटों की घोषणा करी गई है और ये पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर केरल के हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों के नाम थोड़ा सा आप याद रखोगे क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर है वो आपसे पूछ सकता है। सरकार ने गगनयान मिशन के लिए जो 4 भारतीयों की घोषणा करी है, जब गगनयान इनकी पहले से ट्रेनिंग चल रही थी और इनको अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का जो उनको वहाँ पर रहने के लिए क्या क्या उनको कैसे किस प्रकार की एक्टिविटीज़ रहेंगी, उन सब चीज़ों के लिए इनको तैयार पहले से कर दिया गया था, क्योंकि जो गगनयान मिशन है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, तो इसके लिए इनको पहले से ही तैयार किया गया था और ये 2024 या 2025 में लॉन्च करने का लक्ष्य है किसका, इसरो का। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें प्रश्न की। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 18 पदक जीते हैं। ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी इसके बारे में। इसका जो आयोजन किया गया था ये इंदिरा गांधी, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ में 21 से 26 फरवरी तक किया गया था। अलग अलग देशों ने इसमें भाग लिया था, मलेशिया, जापान और कोरिया ने, जिसमें से भारत ने 18 पदक जीते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश का जो पहला प्रश्न है वो ये कि पारस डोह सिंचाई परियोजना किस नदी में बनाई गई है? ये जो बनाई गई है ये ताप्ती नदी में बनाई गई। अब डिटेल यहाँ पे हम देख लेते हैं। आप लोग कुछ मत करिए, टैक्स असिस्टेंट का पेपर हुआ है, एडीपीओ का पेपर हुआ है और 3 से 4 पेपर और हुए हैं पिछले 1 वर्षों में। किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं। जब एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं तो इसमें एक तो इनका जो सब्जेक्टिव सिलेबस होता है वो होता है, दूसरा होता है इनका एमपीजीके का पेपर, जिसका हाल ही में सिलेबस फिर से चेंज हुआ है, यानी हमारा जो नया सिलेबस मध्य प्रदेश का आया है उसी को उनको भी दे दिया गया है। आप एक बार उठा करके सिर्फ ये एमपी वाले पोर्शन के क्वेश्चंस देखिए। आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्नों का स्तर क्या रहता है। आपको ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस में हमसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, तो नेचर वही है क्वेश्चन पूछने का। अब सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम हमें जरूर याद रखने हैं जो कुछ न कुछ किसी न किसी वजह से खबरों में है। तो जो पारस डोह मध्यम सिंचाई परियोजना है इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। किस नदी पर बनाई जाएगी? ये ताप्ती नदी पर बनाई जाएगी। 2 से 3 बातें ही आपसे इसमें पूछी जाती हैं कि ये किस नदी पर बनाई जा रही है या कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जब परियोजना चलेगी तो स्वाभाविक रूप से कुछ एरिया है वो सिंचित होगा, किसानों को लाभ होगा, किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। और ये बैतूल जिले की जो मुल्ताई तहसील है वहाँ पर बनाई गई है। 17,785 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, ये आपसे एक बार नहीं पूछा जाएगा। आपको जिले का नाम याद रखना है, परियोजना का नाम याद रखना है, किस नदी पर बनाई जा रही है उसका नाम याद रखना है। ताप्ती नदी की बात करी जाए तो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है, तापी माता की उत्पत्ति। 724 किलोमीटर की नदी है, 30,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है और इन्हें ताप्ती को भगवान सूर्य और देवी छाया की बेटी के रूप में इनको जाना जाता है। यह नदी हमारे महाराष्ट्र राज्य में सतपुड़ा रेंज और जलगांव पठार जो है उनके दोनों के बीच से परस्पर जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। फिर गुजरात का जो सूरत क्षेत्र है वहाँ के मैदानी इलाके में चली जाती है और अंत में जाकर के खंभात की जो खाड़ी है अरब सागर वहाँ पे जाकर के मिल जाती है। तापी नदी नर्मदा नदी के बिल्कुल पैरेलल बहती है। हमारा जो सतपुड़ा रेंज है उसको मध्य भाग जो है उसको वहाँ से क्या कर देती है, अलग कर देती है, बीच चोटियों से निकलती है ये। और साथ में इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं आपकी, एक गिरना है, पंजहरा है और पूर्णा है। ये नदियाँ महाराष्ट्र राज्य में दक्षिण की ओर क्या करती हैं, बहती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि घोड़ा पछाड़ किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो घोड़ा पछाड़ नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसमें भी एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम रखा गया आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना। किस नदी पर है ये है घोड़ा पछाड़ नदी पर। घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर? खंडवा जिले की जो खालवा तहसील है वहाँ पर ये परियोजना चलेगी। और ये क्या कहते हैं, पूरा जब ये डैम बनाया गया था
तो कुछ एरिया क्या था जो खंडवा के आसपास का है वो उसमें आ गया था, डूब क्षेत्र में आ गया। तो उन्हीं में से एक क्षेत्र ये है जहाँ पे ये नदी है, कई बार डूब के कारण उसमें खबरों में बना रहता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है? तो तुलसीराम सिलावट की तरफ अगला प्रश्न है, प्रदेश में कितने श्रमोदय आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है? तो वर्तमान में बात करी जाए तो प्रदेश में 4 आवासीय श्रमोदय विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा आपके MPPSC प्री के सिलेबस में है, इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स आपको लगातार करंट अफेयर में मिलते हैं तो मैं आपसे बार बार बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा उसको अपनी बुक में अपडेट करके रख लें। तो श्रमोदय विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? श्रमोदय आपको बिल्कुल नाम पे चले जाना है, श्रमोदय का मतलब से ही समझ जाना है कि ये उनके लिए होगा जो कि श्रम से जुड़े हुए लोग होंगे। तो मध्य प्रदेश भवन और जो हमारे यहाँ निर्माण कर्मकार जो कल्याण मंडल है, इसके द्वारा जो श्रमिक होते हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे आवासीय सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो इसका जो संचालन है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, वर्ष 2022 से किया जा रहा है। इसमें 6वीं से लेकर के 12वीं तक जो छात्र श्रमिक बच्चों के होते हैं, श्रमिकों के बच्चे होते हैं, उनको एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है, उसके माध्यम से इसमें प्रवेश दिया जाता है। साथ में उनको वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं क्या की जाती हैं? उपलब्ध कराई जाती है। एक जो बेसिक उनको आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती है, वो पूरी की जाती है। 4480 विद्यार्थी इसमें वर्तमान में पढ़ रहे हैं और ये सभी विद्यालय CBSE बोर्ड नई दिल्ली से क्या है? मान्यता प्राप्त है, मतलब एक अच्छी शिक्षा भी उनको प्रोवाइड की जा रही है। ये खबरों में है क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा भी वापस से फंड रिलीज किया गया है और इसका प्रमोशन भी किया जा रहा है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस यानी MD पार्कों में से कितने मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं? तो कुल 4 हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश में है। वो कौन सा है? उज्जैन का है, विक्रम। ठीक है, तो बात करी जाए तो अभी होने वाला है उज्जैन में क्या? विक्रम महोत्सव मनाया जाने वाला है। साथ में वहाँ पर इन्वेस्टर समिट डिस्ट्रिक्ट के लिए आयोजित की जा रही है, प्रॉपर उज्जैन फोकस्ड है। तो अब हो क्या रहा है कि उसी में क्योंकि ज़्यादातर आपको देखेंगे जो वहाँ का विक्रमादित्य के नाम से उद्योगपुरी है, विक्रम उद्योगपुरी, वहाँ पर आपको मेडिकल पार्क भी बनाया जा रहा है। तो उसी में एक मेडिकल पार्क जो बनाया जा रहा है वो पूरे भारतवर्ष में जो 4 बन रहे हैं उनमें से एक जो है मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उज्जैन में। तो यानी ये पूरा मेडिकल हब होगा, क्योंकि जो मालवा का बेल्ट आपको इंदौर और देवास और उज्जैन ये बेल्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो मेडिकल कंपनीज हैं वो यहीं पे मिलेंगी, 1-2 भोपाल के पास भी हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सेंट्रल पॉइंट है जो उज्जैन है, भोपाल और इंदौर के बीच का एक सेतु का कार्य करता है। तो इस वजह से क्या है कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ से जुड़े हुए हैं और डिवाइस पार्क जब वहाँ पे बनेगा तो स्वाभाविक रूप से दोनों जगहों के लिए क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित एक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर? उज्जैन में बनाया जा रहा है। अब बाकी की चीज़ें हैं कि फार्मास्यूटिकल जो इकाई का नेटवर्क है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो बल्क ड्रग कंपनियाँ हैं, ड्रग निर्माण करती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, वो यहाँ पर उनको क्या कहते हैं पूरे एक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। और वर्तमान में बात करी जाए तो हमारे यहाँ जो कंपनीज चल रही हैं ये दुनिया भर के लगभग 160 से अधिक देशों में क्या कर रही हैं? निर्यात कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022 की बात करी जाए तो हमारे स्टेट का जो निर्यात किया गया था किसका? मेडिकल से रिलेटेड, उसमें 20.5% निर्यात किया गया था, उसका निर्यात बढ़ा है जिसकी वजह से सरकार को राजस्व अच्छा मिला है। और ये जो डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है ये सरकार की जो पहले से एक PLI योजना चल रही, काफ़ी फेमस योजना है। इसमें जो भी नया कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है या बड़ी कोई कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं तो उनको उसमें अलग से कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये प्रस्ताव रखा गया है। और वर्तमान में इंजीनियरिंग और प्लास्टिक इकोसिस्टम के साथ हमारे यहाँ जो चिकित्सा उपकरण है उनके निर्यात, उनके जो निर्माण केंद्र उसके रूप में भी स्टेट को हमारे डेवलप किया जा रहा है। विक्रम उद्योगपुरी जो लिमिटेड है वहाँ उज्जैन में लगभग 360 एकड़ में फैला हुआ है ये। यहाँ पर उनको एक सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है, उसके लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आवश्यकताएँ होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कोशिश ये है सरकार की कि यहाँ पर जो हमारे अभी तक केवल क्या हुआ था, दवाइयाँ बनती थी और साथ में जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिकल डिवाइसेस से वो बनते थे। अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि यहाँ पे जो सर्जिकल उपकरण है या जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आपकी MRI मशीन हो गई, CT मशीन हो गई, इनका भी हम यहाँ पे एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस डिवाइस की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही पार्क की।
बढ़ेंगे आगे की तरफ। हमने आपसे पिछले दिनों प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में देश में क्षेत्रफल की जो जैविक खेती होती है उसमें पहले स्थान पर है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन वो जो प्रथम स्थान में है पूरे देश के, यदि 100% खेती होती है तो मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत योगदान है? तो मध्य प्रदेश का 27% का योगदान है, ठीक है। उसका जो 100% का 27% जो जैविक खेती होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। देखिए भारत जो है खाद्यान्न के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है ही। क्षेत्रफल के हिसाब से जैविक खेती में प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश 27% देता है। हम जो मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, संतरा, मसाले, अदरक, लहसुन, दाल, इनमें पहले नंबर पे हैं। सोयाबीन, मक्का, गेहूं, खट्टे फल, प्याज, फूल दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे बात करी जाए तो तिलहन, मिर्च और जो खुशबूदार औषधियाँ होती हैं और दूध, इसमें हम तीसरे नंबर पे हैं। आलू और मोटे अनाज के मामले में 5वें नंबर पे हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करी जाए तो हम तृतीय स्थान पर है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है। वर्तमान में 581 ग्राम प्रतिदिन दूध हमारे यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन स्टेट हमारा 6वें स्थान पे है। डेयरी उद्योग की बात करी जाए तो हम 8वें स्थान पर हैं। भारत के उत्पादन में हमारी जो हिस्सेदारी है वो 8.57% की है। ये सारा का सारा डेटा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक बढ़िया प्रश्न, क्लोजिंग ईयर हमारा मंथ है, फरवरी का 29 तारीख है। तो चलते चलते एक बढ़िया सा प्रश्न आशा करता हूँ आप इसका उत्तर जरूर देंगे। प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत का क्या है? नाटक है। तो एक फैक्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके रचयिता कौन है? तो कृष्ण मिश्र हैं। कृष्ण मिश्र कौन थे? चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा के क्या थे? समकालीन थे। इन्होंने क्या किया, इस नाटक का, प्रबोध चंद्रोदय का क्या किया? मंचन किया। अब आपको ये बताना है कि ये मंचन किया कहाँ गया था। खजुराहो के मंदिर प्रांगण में, उज्जैन स्थित महाकाल में, भोजशाला में, या मामा भांजा शैलासर जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में, वहाँ पे किया गया था। यानी प्रबोध चंद्रोदय का जो मंचन किया गया था वो कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। थोड़ी बहुत 3 से 4 बातें आपको इसके बारे में बतानी है। आप पेपर उठा करके, मैं आशा करता हूँ टैक्स असिस्टेंट का पेपर जरूर देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आए हैं और उस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना होगा। और करंट अफेयर पसंद आता है तो देखो शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, आप लोग शेयर जरूर करा करो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी 1 मार्च को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।